आप सभी बच्चों का बीबीयू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 11 हिंदी का आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारा का सारा, जो आपके पेपर में 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी बच्चों को इसके बाद जो भी माइनर पेपर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रा मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चल पाएगा आपका पेपर क्या, उस हिसाब से हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये यूनिट 1 का आपका सिलेबस है, जिसमें हिंदी निबंध का उद्भव विकास पढ़ना है, परिभाषा विशेषताएं पढ़ना है, फिर सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह और रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब है, विधवा निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा। और यूनिट 3 में आपको संस्मरण और रेखाचित्र स्वरूप में विशेषताएं पढ़ना है। यूनिट 4 में महादेवी वर्मा का घीसा, उपेंद्र नाथ अशक का मंटो मेरा दुश्मन और हरिवंश राय बच्चा का नए पुराने झरोके। यहाँ देखिए जितने भी कहानी से जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा। हो सकता है किसी महादेवी वर्मा का आपको का विशेषता पूछ दिया जाए, उनके लेखन शैली के बारे में पूछ दिया। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो एक रिपीट होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आएगा पहले। तो सबसे पहले यही बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उद्भव और जो विकास है इसके बारे में स्पष्ट करिए, या फिर आप हिंदी निबंध की परिभाषा और साथ ही साथ इसका जो विशेषता है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में इसको एक आएगा आपका। तो हम लोग बताने वाले हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य की अगर बात करें, जो गद्य विधा है उनमें निबंध का जो है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। निबंध शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी विषय को क्या करना, आप अपने विचार पूर्वक उसे क्या करना, बांधना और एक व्यवस्थित रूप से उसे प्रस्तुत करने का काम होता है, ये निबंध होता है। निबंध बेसिकली एक वह गद्य रचना है जिसमें लेखक क्या करता है, किसी विषय पर अपने जो विचार है, साथ ही अपनी भावनाएं हो गए, अनुभव हो गया, चिंतन हो गया, इन सभी को सरल प्रभावी और साहित्यिक शैली में क्या करता है, व्यक्त करने का काम करता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत अनुभूति, दृष्टिकोण और उसका जो विशेष महत्व देखा जाता है। निबंध में केवल कहा जाए तो सिर्फ ये जानकारी देने का एक माध्यम नहीं होता, अपितु कहा जाए इसमें लेखक का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी हो गया, उसकी संवेदनशीलता होगी, उसके विचार शक्ति को भी ये प्रकट करने का कार्य करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य का भी कसौटी माना है, और क्योंकि इसमें देखिए भाषा, शैली, विचार, अभिव्यक्ति सभी का एक श्रेष्ठ रूप जो हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर बात करें हिंदी निबंध की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विषय की स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है, और विचारों को क्रमबद्धता में लिखा जाता है इसमें। ठीक है, निबंध में विचारों को एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जो पाठक मतलब पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको विषय को आसानी से समझ सके। इसकी भाषा सामान्यतः सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली होती है। निबंध में लेखक की व्यक्तिगत शैली और उसकी जो भावनाएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें रचना जो है बेसिकली, जिससे रचना जो है रोचक बन जाता है, और इससे भाव और विचार का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। निबंध का उद्देश्य कहा जाए सिर्फ देखिए एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि पाठक को ज्ञान देना है, जागरूक बनाना, प्रेरित भी करना होता है। इस प्रकार जो है हिंदी निबंध है साहित्य की एक सशक्त और प्रभावपूर्ण गतिविधि होती है, जो समाज और जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह के सच्ची वीरता निबंध का सारांश लिखते हुए उनके जो प्रमुख विचार है उनको आप उनकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा जो लिखित है सच्ची वीरता एक ही अत्यंत प्रेरणादायक और एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने वीरता के वास्तविक स्वरूप को बड़ी ही अच्छे तरह से स्पष्ट किया। सामान्यतः लोग वीरता युद्ध में क्या करते हैं, लड़ने वाले या शारीरिक बल दिखाने वाले व्यक्ति को वीर मानते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार सच्चा वीर वही है जो दया दिखाए, प्रेम दिखाए, त्याग है उसमें, सहनशीलता और साथ ही साथ मानवता जैसे गुण है उनमें ये सबसे युक्त हो, वो हमारे पास यहाँ पर वीर कहलाता है। ठीक है, जो केवल दूसरों को पराजित करता है वो वीरता नहीं है, बल्कि अपने क्रोध, लोभ, अहंकार और स्वार्थ पर जो विजय प्राप्त करता है वही अवास्तविक क्या होता है, हमारे पे वीरता होता है। ये सरदार पूर्ण सिंह की द्वारा लिखी जो कहानी हमारे पास है सच्ची वीरता, उसमें बताई गया। लेखक बताते हैं कि संसार में अनेक लोग क्या करते हैं, बाहरी शक्ति का एक प्रदर्शन करते हैं, किंतु वो भीतर से क्या होते, कमजोर होते हैं। इसके विरुद्ध जो व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों में अगर धैर्य बना रखें, दूसरों की सहायता करता है तथा सत्य और न्याय के लिए मार्ग पर चलता है, वही क्या कहलाता है, सच्चा वीर कहलाने योग्य होता है हमारे पास। लेखक ने महापुरुष और संतों के माध्यम को उदाहरण देकर बताया कि त्याग और सेवा का जीवन जो है सबसे बड़ी वीरता है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना और मानव कल्याण के लिए कार्य करना, यही क्या है, एक वीर पुरुष का हमारे पास लक्षण होता है। निबंध का देखिए प्रमुख विचार ये है कि वीरता जो है सिर्फ आप केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में आपको अपना साहस, संयम और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नैतिकता की आवश्यकता होती है। लेखक के अनुसार मानवता, प्रेम, आत्मबल ये सभी के सभी चीज़ें सच्ची वीरता का आधार बनाती है। यह निबंध जो बेसिकली क्या करता है, पाठक को एक उच्च आदर्श अपनाने तथा समाज में क्या करता है, समाज के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व या कर्तव्य उनको समझने प्रेरणा देता है।
इस प्रकार जो सच्ची वीरता कहानी हमारे पास, ये केवल वीरता परिभाषा नहीं देता, बल्कि देखिए मनुष्य के भीतर उसकी नैतिकता, सहृदय और आदर्श जीवन जीने के लिए ये शिक्षा भी देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था आपसे बच्चों के लिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा हुआ है कि उत्साह निबंध में व्यक्त जो उनके विचार है उनका वर्णन करना, या फिर जीवन में जो उत्साह है इसका महत्व स्पष्ट करें। अब इसे इस कहानी के रूप में लीजिएगा, निबंध के रूप में आचार्य रामचंद्र, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो उत्साह निबंध है वो अत्यंत एक प्रेरणादायक और एक विचार प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने मानव जीवन में उत्साह के महत्व को स्पष्ट किया। लेखक के अनुसार उत्साह मनुष्य की वह मानसिक शक्ति है जो उसे कठिन से कठिन कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। उत्साह के बिना जो जीवन है वो एक नीरस हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और साथ ही साथ निरर्थक बन जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है वो क्या करता है, जीवन में जो भी बाधाएं या कठिनाई है उनको घबराता नहीं है, बल्कि साहस और आत्मविश्वास और संयम से क्या करता है, उनका सामना करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर है कि लेखक का मानना है कि उत्साह ही क्या करता है, मनुष्य की प्रगति का मूल आधार है। हमारे पास है संसार में देखिए जितने भी महान कार्य हुए वे उत्साह और एक दृढ़ संकल्प के कारण ही संभव हो सके। उत्साही व्यक्ति क्या होता है, असफलता से कभी भी निराश नहीं होता है, बल्कि उससे सीख लेता है और उससे आगे बढ़ता है। इसके विपरीत मान लीजिए जो निरुत्साही होते हैं, मतलब जो डिमोटिवेटेड व्यक्ति है, वो छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मान लेता है। लेखक ने बताया कि उत्साह जो है मनुष्य के भीतर एक नई ऊर्जा और साथ ही साथ आशा का संचार करता है, जिससे वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर यानी आगे बढ़ते रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह भी बताया कि सच्चा जो उत्साह हमारे पास है वो केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि वो मन की गहराई में उत्पन्न होने वाली एक सकारात्मक शक्ति है। यही क्या करता है, मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है और उसे कर्मशील बनाने का कार्य करता है। उत्साह के कारण व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। इस प्रकार जो उत्साह निम्न के माध्यम लेखन संदेश दिया कि जीवन में सफलता, प्रगति और आत्मविश्वास सभी को प्राप्त करने के लिए जीवन में उत्साह अत्यंत आवश्यक है। उत्साह ही मनुष्य को संघर्ष करने, आगे बढ़ने और जो महान बनने की ये प्रेरणा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हमारे पास है गेहूं और बताया हुआ गुलाब। निबंध के आधार पर जो रामवृक्ष बेनीपुरी है हमारे पास, उनके विचारों को आपको विवेचन करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं सवाल को। रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब एक प्रसिद्ध जो विचार प्रधान निबंध है हमारे पास है। इस निबंध लेखक ने मानव जीवन की जो भौतिक और साथ ही साथ जो मानसिक आवश्यकता हो उनका एक सुंदर समन्वय यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य किया। देखिए आपको मालूम है गेहूं जो हम व्हीट है हमारे पास है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन है, धन है, भौतिक सुखों का प्रतीक है, जबकि जो गुलाब है इसमें प्रेम, सौंदर्य, कला, संस्कृति और भावनात्मक जो जीवन है उसका एक प्रतीक यानी सिंबल के रूप में यह दिखाया गया है। लेखक का मानना यह है कि मनुष्य केवल पेट भरने तक ही नहीं जीता, बल्कि उसे मानसिक और जो आत्मिक सुख होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। यानी सिर्फ भोजन के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, हमें जीवन में मानसिक रूप से और आत्मिक सुख की भी यहाँ आवश्यकता पड़ती है। बेनीपुरी जी के कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास केवल गेहूं और जीवन में अगर सौंदर्य, प्रेम, संवेदना न हो तो उसका जो जीवन है वो नीरस हो जाता है और एक अधूरा जीवन रहता है। दूसरी ओर केवल कल्पना और सौंदर्य से आप जीवन तो नहीं चल सकते, क्योंकि जीवन के लिए भोजन और आवश्यक चीज़ें भी बहुत सारे हमें लगती है। इसलिए लेखक ने क्या किया, गेहूँ और जो गुलाब है दोनों के संतुलन को यहाँ पर आवश्यक बताया। निबंध में लेखक ने समाज की जो विषमताएं हैं उस पर भी यहाँ प्रकाश डाला, क्योंकि हम वे चाहते हैं कि समाज में एक ऐसा वातावरण बने जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को रोटी के साथ संस्कृति, कला और आनंद का भी अधिकार मिले। लेखक के अनुसार जो मानवीय संवेदनाएं और जो सामाजिक समानता ये इससे जुड़े हुए, वे जीवन को केवल भौतिक दृष्टि नहीं देखते हैं, बल्कि उसे सौंदर्य और मानवीय जो मूल्य उससे जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार गेहूं और जो गुलाब है निबंध में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने संदेश दिया कि मनुष्य के संपूर्ण विकास जो करना है, होलिस्टिक डेवलप करना है, इसके लिए आपको जो भौतिक सुख है, फिजिकल जो भी आपको सुख मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको मानसिक रूप से और जो सांस्कृतिक समृद्धि इसका भी यहाँ पर जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। यही क्या करता है, जीवन को सुंदर, हमारे पास संतुलित और साथ ही साथ सार्थक बनाने का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधवा निवास मिश्र के बारे में हमारे पास है। विधवा निवास, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध में संवेदनात्मक जो विशेषताएं हैं उनका आपको प्रकाश डालने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। विधवा निवास मिश्र का मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है एक अत्यंत ही कहा जाए ये भावपूर्ण और साथ ही साथ संवेदनात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने हमारी भारतीय संस्कृति, लोक जीवन, धार्मिक आस्था और जो मानवीय संवेदना उसका एक अत्यंत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया। निबंध का शीर्षक ही बेसिकली का टाइटल ही क्या करता है, पाठक के मन में करुणा लेकर आता है और एक भावुकता उत्पन्न करता है। लेखक ने भगवान राम जी को केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं माना है, बल्कि उन्हें भारतीय जनमानस, हमारी जो है जो जनता है उनकी भावनाएं और सामाजिक चेतना से भी जोड़ के रखा है। इस निबंध में सबसे प्रमुख जो संवेदनात्मक विशेषता इसकी जो मानवीय गहराई है वो देखने को मिलती है। लेखक को यह देखकर पीड़ा होती है कि समाज में मानवीय मूल्य, करुणा, सांस्कृतिक आदर्श वो हमारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। राम जी का जो मुकुट है वो भीगना, अर्थात हमारे समाज जो है उसकी जो दुखद परिस्थिति है और जो मानवीय संवेदना
उसके छीन होने का ये प्रतीक होता है बेसिकली। ठीक है, लेखक ने अत्यंत ही यहाँ पर भावुक शैली में क्या किया, यह व्यक्त किया कि जब समाज बेसिकली अन्याय, स्वार्थ और जो नैतिक पतन बढ़ रहा है, तब हमारी संस्कृति और जो आदर्श है वो भी आहत होते हैं। निबंध में भाषा अत्यंत ही सरल, साहित्यिक और भावपूर्ण है। लेखक ने क्या किया, प्रतीक और जो बिंबो है, बिंबों का सुंदर यहाँ प्रयोग किया, जिससे रचना जो है और भी अधिक प्रभावशाली बन चुकी है। इसमें जो क्या था, भारतीय लोक जीवन और संस्कृति के प्रति जो गहरा प्रेम है वो देखने को मिलता है। लेखक की संवेदनशीलता पाठक के हृदय को स्पर्श करती है और उन्हें सामाजिक तथा जो नैतिक दायित्व है उसके लिए जागरूक करने का कार्य करती है। इस प्रकार ये जो निबंध है हमारे पास केवल धार्मिक भावना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानवता, संस्कृति, नैतिक मूल्य, इन सभी चीज़ों की रक्षा भी करता है। और इसकी संवेदनात्मक शैली जो हमारे पास है वो पाठक को क्या करती है, गहरे रूप से हमारे पास यहाँ प्रभावित करने कार्य करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संस्मरण एवं रेखा चित्र का स्वरूप एवं विशेषता बताएं, या फिर संस्मरण और रेखा चित्र में जो अंतर है वो स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए बताते हैं सवाल का आंसर। हिंदी गद्य साहित्य में जो संस्मरण और साथ ही साथ जो रेखा चित्र है हमारे पास एक महत्वपूर्ण विधा है। दोनों में व्यक्ति जो है घटनाओं और अनुभवों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है, किंतु इसका जो स्वरूप होता है और जो उद्देश्य में अंतर देखा जाता है। ठीक है, संस्मरण वह गद्य रचना जिसमें लेखक जो अपने जीवन में देखे, सुने और जो भी उसके अनुभव है उसके आधार पर व्यक्ति, घटनाओं और प्रसंगों को इस अपने स्मृति के मेमोरी के हिसाब से आधार पर प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत जो अनुभूति होती है और साथ ही साथ जो भावनाएं उनको विशेष महत्व दिया जाता है। संस्मरण की जो भाषा होती है वो सामान्यतः आत्मीय है, सरल है और साथ ही साथ भावपूर्ण होती है। इसका उद्देश्य क्या है हमारे पास, केवल घटनाओं का एक वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी देखिए जो भी संवेदना है उसको अनुभव भी करना है और साथ ही साथ अनुभवों को क्या करना है, पाठक तक, रीडर्स को पहुंचाने कार्य करता है। हरिवंश राय बच्चन के जो नए पुराने झरोखे जैसे संस्मरण में लेखक के इस प्रकार का जो जीवन अनुभव हमारे पास वो देखने को मिलता है। रेखा चित्र बेसिकली वह साहित्यिक हमारे पास विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के स्वभाव हो गया, चरित्र हो गया, व्यवहार हो गया, व्यक्तित्व का संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली जो चित्रण है वो किया जाता है। इससे जो लेखक है शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के सामने उस व्यक्ति की स्पष्ट जो छवि है वो उभर कर आती है। रेखा चित्र की भाषा चित्रात्मक, मार्मिक और प्रभावपूर्ण होती है। महादेवी वर्मा का जो घीसा है इसी का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे पास है। ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र में मुख्य अंतर यह है कि संस्मरण में घटनाओं और अनुभवों का विस्तार होता है, जबकि रेखा चित्र में किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र और व्यक्ति का चित्रण किया जाता है। संस्मरण अधिक आत्मकथनात्मक होता है, जबकि रेखा चित्र उसमें चित्रात्मक और साथ ही साथ प्रचलित प्रदान होता है। इस प्रकार देखिए दोनों ही क्या विधाएं हिंदी गद्य साहित्य की हमारे पास है, संवेदनशीलता, आत्मीयता और जो कलात्मक प्रतीक है हमारे पास है या प्रदान करने कार्य करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महादेवी वर्मा के घिसा रेखा चित्र का एक चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच बताना, इस कहानी के अकॉर्डिंग बताना, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको इस क्वेश्चन आंसर। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो घिसा एक अत्यंत ही मार्मिक और संवेदनशील रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने बेसिकली घिसा नामक बालक के जो सरल, मेहनती और भावुक व्यक्तित्व है उसका एक प्रभावशाली चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया है। घिसा जो है गरीब परिवार का बालक था, किंतु उसके भीतर है जो है ईमानदारी, सेवा भाव और आत्मीयता जैसे गुण है वो विद्यमान मतलब मौजूद है उसके पास। उसकी गरीबी उसके चरित्र की महानता को कम नहीं कर पाती है। घिसा स्वभाव से अत्यंत ही विनम्र है, आज्ञाकारी और साथ ही साथ मेहनती है। वो अपने कार्य को पूरी लगन से और निष्ठा के साथ करता है। लेखिका के प्रति उसके मन में गहरा सम्मान और स्नेह है। वह छोटी छोटी बातों में भी उसे अपने संवेदनशीलता और प्रेम को प्रकट करता है। घिसा का जो जीवन है वो अभावों से यहाँ घिरा हुआ हमारे पास है, फिर भी वो कभी भी शिकायत नहीं करता। उसकी सहनशीलता और संतोष की जो भावना है वो पाठक को क्या करती है, प्रभावित करने का कार्य करती है। महादेवी वर्मा ने घिसा के माध्यम से समाज के उस गरीब जो वर्ग है उसको पीड़ा को उजागर किया, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने जो मानवीय गुण है उनको बनाए रखता है। चैत्र घिसा का जो चैत्र है वो करुणा और मानवता का प्रतीक बनकर उभरता है। उसकी अगर बात करें हम मासूमियत और जो निश्चलता होती है वो पाठक के हृदय को टच करने कार्य करती है। रेखा चित्र में लेखक की जो भावुकता और संवेदनशीलता इसका एक ईश्वर रूप देखने को मिलता है। उन्होंने घिसा का चित्रण इतनी आत्मीयता और मार्मिकता से किया कि वो पाठक के मन को क्या करती है, स्थायी स्थान बना देती है। घिसा केवल बालक ही नहीं बल्कि उसमें संघर्ष, सरलता और मानवीय जो मूल्य है इन सभी का प्रतीक देखने मिलता है। इस प्रकार घिसा रेखा चित्र में जो महादेवी वर्मा जी ने एक साधारण बालक के माध्यम से मानवता, करुणा और संवेदना का एक अत्यंत ही सुंदर जो चित्र है वो प्रस्तुत करने कार्य किया है। अगला कहानी है मंटो मेरा दुश्मन, हमारे पास पूछा हुआ है। इस पाठ के आधार पर उपेंद्र नाथ अशक और मंटो के बीच के संबंध बताना। तो उपेंद्र नाथ अशक द्वारा लिखित मंटो मेरा दुश्मन एक रोचक एवं संसनात्मक रचना है, जिसमें लेखक ने प्रसिद्ध महान कहानीकार जो सादत हसन मंटो उनके साथ अपने जो संबंध है उसको चित्रण किया। शीर्षक में दुश्मन जो शब्द है
वो प्रयुक्त होने से बेसिकली बावजूद होने दोनों के संबंधों में गहरी आत्मीयता, मित्रता और जो साहित्यिक प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन वो देखने को मिलता है। यह दुश्मनी वास्तविक शत्रुता नहीं है, बल्कि दोनों का जो आपसी मतभेद है और जो स्वभावगत भिन्नता है उन पर आधारित बेसिकली एक साहित्यिक हमारे पर नोकझोंक थी। अशोक और मंटो दोनों ही प्रतिभाशील लेखक थे, इसीलिए उनके बीच जो साहित्यिक विचारों को लेकर एक बहस और प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक था। मंटो का स्वभाव जो है स्पष्टवादी है, निर्भय है और विद्रोही, जबकि अशोक जी जो है अपेक्षा के शांत और गंभीर प्रवृत्ति के। स्वभाव में भिन्नता होने के बावजूद दोनों के बीच कई बार तकरार भी होती है, परंतु इसके बावजूद जो हमारे पास दोनों के बीच में कहा जाए दोनों है अपने संबंधों अपनापन बना रहता है। लेखक ने मंटो की जो बेबाकी, हास्यप्रियता और संवेदनशीलता का बड़ा ही एक जीवन जो चित्र है वो प्रस्तुत किया है। इस पाठ में जो मंटो का जो व्यक्तित्व है वो अत्यंत ही प्रभावशाली रूप में उभर कर सामने आता है। वे अपनी बात खुलकर कहने वाले थे व्यक्ति और किसी के पास या किसी प्रकार दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। अशोक ने यह भी बताया कि मंटो अंदर से बहुत ही भाविक है और साथ ही साथ मानवीय संवेदनाओं से भरे पड़े हैं। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद अवश्य, लेकिन साहित्यिक और जो रचनात्मक के प्रति सम्मान की जो भावना है वो हमें बनी रहती है। इस प्रकार मंटो मेरा दुश्मन केवल दो लेखक की व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि एक साहित्यिक जीवन, मित्रता, प्रतिस्पर्धा और मानवीय संबंध है उनका एक सजीव चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हरिवंश राय बच्चन जी के नए पुराने झरोखे इस संस्मरण की मुख्य विशेषताएं उनका वर्णन करें। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रचना है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभव, स्मृति और व्यक्तियों का अत्यंत ही आत्मीय एवं भावपूर्ण चित्रण किया है। इस संस्मरण में अतीत और जो वर्तमान है इसका एक सुंदर समन्वय भी देखने को मिलता है। लेखक क्या करता है, अपनी जो पुरानी स्मृति या पुरानी जो है उसके माध्यम से अपने जीवन के जो विभिन्न पहलू है उनको क्या करता है, पाठक यानी रीडर्स के सामने रखने का कार्य करता है। इस संस्मरण की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी आत्मीयता हमारे पास है। ठीक है, बच्चन जी ने अपने अनुभव को अत्यंत ही सरल, स्वाभाविक और भावुक शैली से प्रस्तुत किया। उनकी जो भाषा है वो प्रभावपूर्ण तथा साहित्यिक होने के साथ साथ सहज भी है, जिससे पाठक जो है स्वयं को क्या करते हैं, लेखक के अनुभव से जोड़ पाते हैं, महसूस करते हैं। संस्मरण लेखक की जो संवेदनशीलता है और जो मानवीय दृष्टिकोण है यह भी स्पष्ट रूप से दिखाने मिलता है। ठीक है, नए पुराने झरोखों की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसका जो चित्रात्मक वर्णन है वो है, लेखक ने अपने जीवन की घटनाएं, व्यक्ति और वातावरण का जो इतना जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है कि वो पाठक के सामने लगता है जीवित उठते, सजीव उठते। इसमें केवल घटनाओं का वर्णन ही नहीं, बल्कि उससे जो जुड़ी भावनाएं और अनुभूति जो है उसको गहराई रूप से यहाँ पर छुआ गया है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र हमारे पास कला, इसकी विशेषताओं का आपको एक वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब जो घिसा पाठ के आधार पर उसके आधार पर बताना है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध साहित्यकार एवं श्रेष्ठ रेखा चित्रकार है। उनके रेखा चित्रों में मानवीय संवेदना होगी, करुणा हो गया, भावुकता हो गया, इसका एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। घिसा जो रेखा चित्र है उनकी कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे पास है। इस रचना में उन्होंने एक साधारण गरीब बालक के माध्यम से समाज की जो पीड़ा और जो मानवता की गहरी भावना है उसको यहाँ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है, महादेवी वर्मा की रेखाचित्र कला की सबसे प्रमुख विशेषता है उसमें संवेदनशीलता है। वे पात्रों के जो बाहरी रूप होते हैं उसको क्या करते हैं यहाँ पर है, उसके साथ साथ जो मनोभाव हो गए, आंतरिक गुण हो गया, उनका एक सूक्ष्म जो चित्रण देखने को मिलता है। घिसा में उन्होंने उसकी गरीबी, सरलता, मेहनत, निश्चल स्वभाव को बहुत ही अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठक जो है घिसा के चरित्र से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, साहित्यिक, चित्रात्मक है। वे शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवन चित्र प्रस्तुत करती है जिससे लगता है कि पाठक के सामने जो भी चीज़ें वो चल रही है, सजीव हो रही है। घिसा में प्रकृति, वातावरण और जो मानवीय स्थिति उनका भी वर्णन किया गया है और उनकी शैली में करुणा और आत्मीयता देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में बेसिकली जो मानवीय मूल्य, उनका एक गहरा संदेश जीवित निहित रहा है। वे समाज के उपेक्षित और साधारण लोगों के जीवन में केंद्रित रहती है तथा उनके भीतर जो भी छिपी अच्छाई है यह उसको उजागर करती है। घिसा के माध्यम से उन्हें यह दिखाया कि सच्ची मानवता यह धन या बाहरी वैभव नहीं होती, बल्कि सरलता, प्रेम और संवेदनशीलता में होती है। इस प्रकार जो घिसा रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र कला का भी संवेदनशीलता, चित्रात्मकता और भावुकता और साथ ही साथ जो हमारा मानवीय दृष्टि उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये था आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 11 हिंदी का टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपका माइनर पेपर क्या है वो भी बताइएगा, ताकि आप सभी बच्चों माइनर पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। ठीक है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों एग्जाम के लिए।